जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बाद आ जाते हैं मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस या ब्रांचेस, जिनको हम कहते हैं ना ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस इन बायोलॉजी। वो टॉपिक है, वो भी आसान है, वो देखते हैं। तो उसमें दो तरह की ब्रांचेस दी हुई हैं, टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। एक उन्होंने वो वाली ब्रांचेस बताई हैं कि जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस शामिल हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इकोलॉजी। ये कुछ नीचे नीचे पेज पे लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पेज है आपकी बुक का, उस पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, सम मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। हम इसको इस तरह कह सकते हैं, सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। ओके, यानी कुछ मेजर बड़े बड़े जो फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, यानी ऐसे फील्ड्स जिनमें कोई स्पेशलाइजेशन की जाती है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, ठीक है। यानी कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, वो हार्ट के मुतालिक जानता है नॉलेज, और उसका स्पेशलाइज्ड वही फील्ड होता है। तो बायोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है। इसी तरह की इसकी स्पेशलाइजेशंस हैं, इसी तरह की इसकी ब्रांचेस हैं। यानी जैसे डॉक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट, इसमें बायोलॉजी में भी मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट होते हैं जो किसी एक फ़ील्ड में स्टडी करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा फील्ड्स में स्टडी नहीं करते, और एक ही फील्ड में फिर वो स्पेशलाइजेशन करने के बाद उसमें महारत हासिल करते हैं, उसमें नॉलेज गेन करते हैं, और उसके साथ साथ उसमें मज़ीद प्रोग्रेस करते हैं या रिसर्च वर्क को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे जो पहली ब्रांच इन्होंने बताई वो इकोलॉजी। ये मैं तरतीब से लिखता चला जाता हूँ, आप देख लें इनको। इकोलॉजी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से एम्ब्रियोलॉजी दूसरी जो इन्होंने लिखी है, एम्ब्रियोलॉजी, दिस इज सेकंड वन। ये इनके बारे में आप पहले से जानते हैं। फिजियोलॉजी फिर एक और है, ये मैं कलर्स डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन थोड़ी सी आसान हो जाए इसमें। फिजियोलॉजी। अच्छा, इसी तरह से एक होती है मॉर्फोलॉजी, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी फिर दो किस्म की होती है, यानी मॉर्फोलॉजी की फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसे एनाटॉमी भी कहते हैं। एक्सटर्नल बैरूनी, इंटरनल अंदरूनी। तो ये मैं ये एरो लगा रहा हूँ, एक हो गई एक्सटर्नल, वो तो बाहर से जब हम देखेंगे बैरूनी जो होती है, और दूसरी हो गई इंटरनल जो अंदरूनी होती है, जिसे एनाटॉमी भी कहा जाता है। ओके, ये भी इसी में आती हैं। अच्छा, इसी तरह से आगे जो उन्होंने मज़ीद हवाले दिए हैं, पेलियंटोलॉजी, पेलियंटोलॉजी, पेलियंटोलॉजी। अच्छा, इसी तरह से हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ये ब्रांचेस आप पढ़ चुके हैं, कुछ और भी इन्होंने बताई हैं, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ज़ूओजियोग्राफी। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और इनका थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ आपको। एवोल्यूशन,
इसी तरह से जेनेटिक्स और इसी तरह से ज़ूजियोग्राफी, जेनेटिक्स और ज़ूजियोग्राफी। ओके, ये ब्रांचेस आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नई भी इन्होंने बताई हैं वो भी पढ़ते हैं। पहले मैं इनको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे इकोलॉजी है तो ये होता है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट, माहौल के साथ जो ताल्लुक़ होता है जानदार का वो हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। यानी माहौल जो असर अंदाज हो रहा है किसी जानदार पे, ज़िंदा चीज़ पे, इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। ओके, अच्छा, आफ्टर दैट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का आपको पता होगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो रही होती है, बच्चा बन रहा होता है, फॉर एग्जांपल एग के अंदर मुर्गी का बच्चा पैदा हो रहा है, बन रहा है, तो उस एम्ब्रियो की स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, बॉडी के फंक्शन की स्टडी अगर हम करेंगे वो फिजियोलॉजी कहलाएगी। बॉडी का फंक्शन या बॉडी के जो पार्ट्स हैं हमारे उनका फंक्शन, दिस इज़ इंक्लूडेड इन फिजियोलॉजी। ओके, अच्छा, इसी तरह से मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती है फॉर्म, मॉर्फ कहते हैं फॉर्म को, वहाँ से लफ्ज़ निकला। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई जानदार है, उसकी ये स्ट्रक्चर है, बाहर से या अंदर से, दो तरह की स्ट्रक्चर हो सकती है। अगर बाहर से है तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और अगर अंदर से हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और बता चुका हूँ आपको, इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट बट इट्स इंटरनल मॉर्फोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, अंदर से अगर साफ, मिसाल के तौर पे ऑपरेशन कर रहे हैं आप किसी इंसान का, ठीक है, और आप अंदर से उसका देख रहे हैं कि ये किडनी है, लीवर है, अंदर से उसकी स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। अच्छा, इसी तरह से पेलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं। फॉसिल क्या होते हैं कि जो बहुत पुराने जानदार थे और उनकी कोई बाकियात रह गई, जिनको हम स्टडी करते हैं, किसी की हड्डियां रह गई, किसी के निशानात बाकी रह गए, तो उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं, तो वो पेलियोंटोलॉजी। हिस्टोलॉजी, बेटा हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल हम माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ की टिश्यू देख रहे हैं, कोई कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं, कोई और टिश्यू देख रहे हैं, तो टिश्यू की अगर हम स्टडी करें दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होता है चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ तब्दीली। आपने देखा है कि जानदार वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं, और ये जो मुसलसल तब्दीली हज़ारों सालों पर मुश्तमिल होती है, ये किसके अंडर आती है, एवोल्यूशन के। तो दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, विरासती मादे का मुंतकिल होना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स बच्चों को कहते हैं, पेरेंट्स से, वालिदैन से बच्चों में जो विरासती मादा मुंतकिल होता है, जो डीएनए मुंतकिल होता है, जो न्यूक्लिक एसिड मुंतकिल होता है, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स। ज़ूजियोग्राफी, ज़ू एनिमल्स, जियो अर्थ, ज़मीन को कहते हैं जियो। ज़ूजियोग्राफी का मतलब ये है कि ज़मीन के ऊपर जो जानदार, जो जानवर रह रहे हैं, उनका जो फैलाव है डिफरेंट इलाकों में, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट इलाकों में, दैट इज़ कॉल्ड ज़ूजियोग्राफी। मसलन कोई जानवर आप देखते हैं कि किसी ख़ास कंट्री में पाए जाते हैं लेकिन दूसरे में नहीं, जैसे कैंगरू है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ हमारे पास नहीं होते, अमेरिका में नहीं होते। अच्छा, इसी तरह अमेरिका में आर्मेडिलो होता है, यहाँ नहीं होता। तो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट जो एनिमल्स हैं तो वो आते हैं अंडर ज़ूजियोग्राफी। ये वो ब्रांचेस थी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये आसान ब्रांचेस थी। अब इन्होंने नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक पे कुछ मज़ीद ब्रांचेस दी हैं,
ठीक है, वो भी आसान है, वो भी वैसे आप थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में पहले। मिसाल के तौर पे जो सबसे पहले उन्होंने दी है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये भी आसान है, जैसे कि नाम से जाहिर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी मॉलिक्यूलर का लफ्ज़ आया तो इट मीन्स कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती होगी। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स, अब ये याद रखना है आपने, ये केमिस्ट्री वाले मॉलिक्यूल्स नहीं है कि हमने सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है, हमने सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है जो बायोलॉजी में आते हैं। और बायोलॉजी में कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे, जो ज़िंदा चीज़ों में पाए जाते हैं। ओके, यानी जब भी हम किसी ज़िंदा चीज़ को स्टडी करेंगे, उसके सेल्स को स्टडी करेंगे अंदर से, उसके सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज़ को स्टडी करेंगे और उनके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, तो वो किस में आएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अच्छा, इसी तरह से इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये भी इन्होंने दिया है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जैसे कि नाम से जाहिर है, इन्वायरमेंट हम किसको कहते हैं, माहौल। और माहौल क्या होता है, माहौल वो होता है जो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है, चाहे वो लिविंग, ये याद रखें आप, माहौल ज़रूरी नहीं है कि नॉन लिविंग ही हो, कि ये हवा है हमारे इर्द गिर्द तो ये हमारा माहौल है। हर वो चीज़ जो ज़िंदा है या मुर्दा है, जो हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही है, वो हमारा माहौल है, वो हमारा इन्वायरमेंट है। ओके, और वो इन्वायरमेंट हमारे ऊपर असरअंदाज होता है, जानदार जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल उन पे असर। अब ये सारी चीज़ें स्टडी करना माहौल के बारे में, जहाँ जानदार रह रहे हैं और वो उन पे असरअंदाज हो रहा है, तो वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगी। अब इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे पॉल्यूशन आ गई, ज़ाहिर है उसका असर होता है ज़िंदा चीज़ों पे, तो फिर उसको स्टडी किया जाता है, इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, अच्छा, अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये भी नाम से ज़ाहिर है। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, एक लफ्ज़ पढ़ा होगा माइक्रो। माइक्रो वैसे कहते हैं छोटे को, MICRO, माइक्रो मीन्स छोटा, और मैक्रो जो होता है MACRO, बड़ा। तो माइक्रो या माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप होती है जिसमें से आप बैक्टीरिया को देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देखते हैं, तो माइक्रो कहते हैं छोटे को। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे जानदार जो माइक्रो होते हैं, छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, उनकी स्टडी कहलाएगी माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि वो एक तो फ़ायदा भी दे रहे हैं हमें, बीमारियां भी काज कर रहे हैं बहुत सारी, तो उनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बैक्टीरिया हो गए, इसी तरह के बहुत सारे प्रोटोजोन्स हो गए, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में आ जाते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर हम उस वाटर को कहते हैं, उस पानी को कहते हैं जो पीने के काबिल होता है, जो इस्तेमाल करने के काबिल होता है। मिसाल के तौर पे जो दरियाओं का पानी है, जो नदी नालों का पानी है, जो अंडरग्राउंड पानी है, ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हम करते हैं, तो वो फ्रेश वाटर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखें, ये चूँकि बायोलॉजी के अंदर हम देख रहे हैं और फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी का मतलब ये हुआ कि हम इसमें किसको स्टडी करेंगे, हाँ, जानवरों को और पौधों को या जानदारों को, यानी जो बायोलॉजी के अंदर आते होंगे सिर्फ उनको स्टडी करेंगे। हाँ, अलबत्ता इसमें ये चीज़ देखेंगे कि वो पानी असरअंदाज अगर उन पे हो रहा है, यानी पानी के अंदर पाए जाने वाले कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे हैं, जैसे पोल्यूशन अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो उसको भी स्टडी करेंगे, यानी वाटर के पैरामीटर्स को जो असरअंदाज हो रहे हैं ज़िंदा चीज़ों पे। मिसाल के तौर पे आप ने सुना होगा कि फ़िशेज़ पाई जाती हैं दरियाओं में, फ़िशेज़ के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, बहुत सारे और जानदार पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं और हम उनको स्टडी कर रहे हैं, और इसी तरह से फ्रेश वाटर के पैरामीटर्स को, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इसी तरह से होती है मैरीन बायोलॉजी।
मैरीन बियोलॉजी, जैसे फ्रेश वाटर है, सिमिलरली मैरीन। मैरीन किसको कहते हैं? मैरीन हम कहते हैं समुद्री पानी को, खारा पानी, समंदर का पानी, मैरीन वाटर, ऐसा वाटर जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मैरीन वाटर है। वहाँ भी फ़िशेज़ होती हैं, उस पानी में भी ज़िंदा चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे समंदरों के अंदर बहुत सारी फ़िशेज़ होती हैं और जानदार होते हैं, तो वो पानी और उसके अंदर पाए जाने वाले वो जानदार और उनमें जो पॉल्यूशन है या जो चीज़ें पानी की असरअंदाज उन पे हो रही हैं, तो उनकी स्टडी हम करेंगे मैरीन बियोलॉजी के अंदर। पैरासाइटोलॉजी नेक्स्ट है। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट की को स्टडी करेंगे, जैसे कि नाम से जाहिर है। पैरासाइट क्या होता है? कोई भी जानदार जो दूसरे जानदार पे रहता है एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। ओके, यानी अपने होस्ट के खर्चे पे रहता है। वो होस्ट में से कोई चीज़ लेके रहता है, फूड होस्ट से लेता है, वो या होस्ट के ऊपर रहता है सरफेस के ऊपर, या होस्ट के अंदर रहता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे जरासीम हैं जो हमारे अंदर होते हैं, बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो जो हमें बीमार कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बीमार होते हैं तो बहुत सारे जरासीम होते हैं, आपने सुना होगा, तो वो हमारे अंदर जो जरासीम है वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, इंसान के बालों के अंदर जुएँ होती हैं, वो भी पैरासाइट हैं, वो एक्टो पैरासाइट हैं, यानी वो जिस्म के बाहर पाई जाती हैं, बट वो पैरासाइट है। तो पैरासाइट का कंसेप्ट ये है कि वो किसी होस्ट के एक्सपेंस पर रहते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि जो पैरासाइट होता है वो होस्ट की स्पीशी से डिफरेंट होता है। एक ही स्पीशी का जानदार पैरासाइट नहीं कहलाता। ओके, यस। आफ्टर दैट इज़ ह्यूमन बियोलॉजी। जैसा कि नाम से जाहिर है, ह्यूमन बियोलॉजी के अंदर हम इंसान को स्टडी करते हैं। इंसान के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ह्यूमन बियोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम इंसान के इकोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसका बिहेवियर पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो बियोलॉजी की इंसान की अगर हम पढ़ेंगे तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ह्यूमन बियोलॉजी। ये भी बहुत बड़ा फील्ड है। अच्छा, इसी तरह से सोशल बियोलॉजी, ये अब इंसान सोसाइटी में रहता है, मुआशरे में रहता है। आपने देखा है कि वो मुआशरा बड़ा डेवलप्ड मुआशरा होता है इंसान का, और इस तरह से डेवलप्ड होता है कि इसके अंदर वो एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। मैन इज़ कॉल्ड सोशल एनिमल, सुना होगा आपने। तो सोशल बियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं? सोशल बिहेवियर को और कम्यूनल लाइफ को, यानी कम्युनिटी जो बना के रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल बियोलॉजी। एंड लास्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये है तो बायो की, लेकिन टेक्नोलॉजी है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ज़िंदा चीज़ें यूज़ करके इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन आजकल बैक्टीरिया को यूज़ किया जा रहा है कि वो बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स इंसान के लिए बनाएं, और वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पे इंसुलिन, ये जो शुगर के मरीज़ होते हैं, ज़ियाबतीस के, डायबिटीज़ मिलिटस जिसको कहते हैं, उसके लिए इंसुलिन चाहिए होती है। वो इंसुलिन पहले बहुत महंगी मिलती थी, बट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आजकल बड़ी सस्ती हो गई है। वो कैसे? वो बैक्टीरिया की मदद से तैयार हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा लेबॉर्ट्री के अंदर ही तैयार होती है। ठीक है, ये एक मैंने मिसाल दी है। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम तैयार कर रहे हैं इंसानों के लिए। तो ज़िंदा चीज़ों को यूज़ करना इंसान के फ़ायदे के लिए, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ ब्रांचेस थी जो आज हमने स्टडी की। ये कुछ पहले से पढ़ी हुई थी, ये कुछ नई थी। तो ये इजी हैं थोड़ा सा। इसमें एक तो नाम से भी ज़ाहिर हो जाता है, जैसे इन्वायरमेंटल बियोलॉजी है तो उसमें इन्वायरमेंट, पैरासाइटोलॉजी तो उसमें पैरासाइट। ओके, इजी है, मुश्किल नहीं है। ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस हैं, इसके एक फील्ड के अंदर सिर्फ कोई भी बियोलॉजिस्ट स्पेशलाइज करता है। ओके, ये बहुत वसी नॉलेज है बियोलॉजी का। तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप इंजॉय भी करेंगे इसको
काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी इजी भी है और समझ आने वाला है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।